हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2022 और 2023 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हमारा मोटिव क्या होगा कि जो पास्ट ईयर के यूपीपीएससी के क्वेश्चन हैं 2018 से लेके 2021 के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और यूपीएससी मतलब आईएएस के जो पुराने पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब एवरग्रीन जो टॉपिक हैं, एवरग्रीन और स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे ये दो मोटिव हैं इस सीरीज में, तो यूपीपीएससी के एंड यूपीएससी के दोनों को करेंगे। तो ये यूपीएससी मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था, ये आईएएस में क्वेश्चन आया था 2021 में। जीएस 3 का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स का था, 10 मार्क्स का था। तो यूपीएससी में जो है 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, लेकिन यूपीपीएससी में जो है वो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। और ये 8 मार्क का क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में लिखना होता है। यूपीएससी में 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो क्वेश्चन था कि लैंड रिफॉर्म जो है कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर की जो है इम्प्रूव करिए। तो ऑलरेडी जो हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं, तो 11 लेक्चर से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे। तो उसमें मैंने, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो इस तरह से आप आंसर को लिखते हैं। तो यही है, हम इसमें जो है बेसिक लेआउट देखेंगे कि आंसर बेसिकली इसमें जो सीरीज़ है उसमें यूपीएससी वाले में जो हमारा मेन फोकस ये होगा कि फॉर्डर पॉइंट जो है हमें किसी भी टॉपिक के लिए क्या मिल जाए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसमें लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है? लैंड रिफॉर्म इज यूजुअली refers to redistribution of land from rich to poor। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम रिच टू पुअर। तो इसमें आप जैसे भूदान मूवमेंट है, इन सारी चीज़ों का भी आप इसको बैकग्राउंड से लेके आ सकते हैं और इन सारी चीज़ों से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम बेसिकली हमारा क्या होगा, जो थोड़ा बेसिक पॉइंट्स और फॉर्डर पॉइंट है उनको जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप आंसर को तो अपने कैसे भी एनरिच कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप, ऑपरेशन, लीजिंग, सेल एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड। तो ये क्या क्या चीज़ जो है आपकी इंक्लूड करता है वो आप इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा कि कैसे जो लैंड रिफॉर्म है उसने सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया। कैसे लैंड रिफॉर्म ने इम्प्रूव किया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को। तो पहला आपका क्या पॉइंट हो जाएगा? पहला कि जो रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज, तो जो बिचौलिया था उसका रिमूवल किया, जिससे क्या है जो ट्रू लैंड ओनर्स हैं उनका स्टेटस स्ट्रेंथन हुआ। ट्रू लैंड ओनर्स का जो स्टेटस है वो स्ट्रेंथन हुआ। पहली चीज इसने ये करी। दूसरी करी, जो लैंड है उसको एक्सेस कराया, एक्सेस टू लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब रिच से पुअर की तरफ लैंड आएगा तो जो पुअर फार्मर है उनके पास जो है लैंड जो है एक्सेस होगा कल्टीवेशन के लिए। तीसरी चीज़ क्या कराई, इस
provide security of tenure, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आया। फिर चौथी चीज़ क्या, सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ उन लोगों का, सोशल अपलिफ्टमेंट। फिर पांचवी चीज़ आप क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल चेंजेस आए, जिस तरह से रूरल एग्रीरियन इकोनॉमी में, रूरल एग्रीरियन इकोनॉमी में आपके फंडामेंटल चेंजेस आए। और फिर छठी चीज़ क्या हुई, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। फिर सातवीं चीज़ है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, विमेन का एम्पावरमेंट हुआ, स्पेशली जो है विमेन फार्मर्स का। मतलब अब जो है लैंड राइट्स मिल गए थे, लैंड ओनरशिप आ गई थी, तो विमेन जो जिनका हैरेसमेंट होता था वो दूसरे फार्म पे जाके काम करती थी, इंटरमीडिएट से उन लोगों को डील करना पड़ता था, तो अब वो सारी चीज़ें अपने आप कर रही थी, तो उनके पास जो है एम्पावरमेंट हुआ, एजुकेशन भी बढ़ी उन लोगों की, और ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद सबके पास जो है एवरीवन हैव राइट ऑन पीस ऑफ लैंड, राइट ऑन पीस ऑफ लैंड। तो ये जो है कुछ सोशो इकोनॉमिक जो है इम्प्रूवमेंट आए लैंड रिफॉर्म की वजह से, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, आप इंट्रोडक्शन इसको और अच्छा कर सकते हैं, अब पुराना बैकग्राउंड दे सकते हैं, आप प्री इंडिपेंडेंस के बारे में लिख सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ चीज़ें बैकग्राउंड से आप शुरू कर सकते हैं, बैकग्राउंड से शुरू करके कोई डाटा दे के फिर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है आप इसमें कर सकते हैं। फिर आप लैंड रिफॉर्म में क्या चेंजेस आए आप इसको लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद आई कंक्लूजन की बारी। तो कंक्लूजन, थस विद एन एस्पिरेशनल गोल ऑफ इंडिया, अगर सपोज ये क्वेश्चन 12 नंबर का होता ना, तो आपने रिसेंटली मतलब आप ये भी लिख सकते थे कि लैंड रिफॉर्म कैसे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, नेगेटिव आया, और दूसरा आप ये लिख सकते थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या थे। तो लेकिन छोटा क्वेश्चन है, तो यही पॉइंट्स, ये मैंने तो सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको ही आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिख सकते थे इसमें कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। थस विद द एस्पिरेशनल गोल ऑफ इंडिया becoming a $5 trillion economy by 2025, the much needed land reform is the imperative need today. मतलब 5 ट्रिलियन अगर आपको टारगेट करना है तो लैंड रिफॉर्म जो है एक मच इम्पेरेटिव नीड है टुडे। फॉर दिस इंडिया नाउ मूव टूवर्ड्स सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। इंडिया जो है अब सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म पे जा रही है। पहले क्या कर रहा था कि जो लैंड है फ्रॉम रिच टू पुअर पहुंचा रही थी, लेकिन अब सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म हो रहा है, फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन थ्रू स्वामित्व
सब लोगों ने मुझे लगता है स्वामित्व स्कीम पढ़ी ही होगी। अगर जैसे बहुत ये सारी स्कीम्स हैं, आपको जो रिसेंटली जितनी भी स्कीम्स हुई हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम का वीडियो है, पार्ट 4 है, तो आप उसको देखना। मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो जैसे कंक्लूड करते हुए अगर आप करंट का कुछ एस्पेक्ट दे देते हैं तो ऑब्वियसली वो मार्क्स फैचिंग होता है, और स्कीम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो 4 पार्ट हैं, पार्ट 1 to पार्ट 4, तो आप उसको देख सकते हैं। थ्रू स्वामित्व स्कीम which aims to map residential land ownership in rural sector using, ये सारी चीज़ें लिखते हो ना, तो इनसे एक फ़ायदा होता है। जैसे स्टैटिक तो सभी पढ़ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म आपने पढ़ रखा है, अगर आप 1960 की किताब उठा के देखेंगे तब भी आपको लैंड रिफॉर्म के बारे में ये मिल जाएगा, और 2021 की किताब उठा के देखेंगे ये भी मिल जाएगा। लेकिन क्या नया है, मतलब एग्जामिनर को आप बताओगे ना कि आप बाकी सारी चीज़ों से, जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं आप उनसे अपडेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप बुक वॉर्म हो कि बुक से कुछ उठाया, कोई पुरानी किताब है कि ओल्ड एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है और न्यू एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आप कुछ अपना क्या ऐड कर रहे हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें करंट का कुछ आप डाल देते हो तो उसको लगता है हाँ कि जो सामने वाला है कुछ अपडेटेड है। तो अगर इधर उधर आंसर कहीं बैलेंस हो जाता है और ये सारी चीज़ें भी लिख देते हो तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को संभाल लेते हो। विच एम्स टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी using modern technology like use of drones। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली बेसिक लेआउट था ये, हमने प्रॉपर आंसर तो कोई लिखा नहीं है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करने होंगे। आप यहाँ प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ दे सकते हैं, जितने भी आपके भूदान मूवमेंट और ये सारी होती है उससे बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म अभी से नहीं है कंट्री में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस भी इसके बारे में चीज़ें हो रही थी। तो आप जैसे अगर प्री इंडिपेंडेंस से लेके क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस से लेके और सबसे लास्ट में अभी क्या है रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, स्वामित्व स्कीम। तो यहाँ ऐसे करके एंड करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन प्री इंडिपेंडेंस से लेके जाएंगे, कंक्लूजन स्वामित्व पे ऐड करेंगे, तो एक आपका आंसर ना एक बहुत रिदम में आ रहा है। मतलब आपको पता है चीज़ें कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में आप बीच की चीज़ें लिखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब चीज़ें और सुधार आई तो लोगों में कैसे चीज़ें अंतर आया, फिर आप लास्ट में जाके स्वामित्व से जब एंड करेंगे तो एक बहुत रिदम लगेगा और लगेगा कि मतलब एक कोई पिक्चर सी चल रही है। और आंसर यही होता है कि आंसर में जब रिदम लगे तो मतलब वो आंसर अच्छा है। तो कंटेंट तो ऑलमोस्ट लगभग सबका सेम ही रहता है, अगर थोड़ा बहुत अगर जो पढ़ के जाता है। बात यही है कि एक रिदम आंसर में बनानी होती है। अगर वो रिदम से आपकी एग्जामिनर की रिदम मैच हो जाती है तो वहीं आपको जो है 1-2 नंबर लोगों से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। जो है ये आपका मेंस आंसर राइटिंग है, 90 डेज का प्रोग्राम है ये। इसमें डेली 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एथिक्स होगा, ऐसे होगा। इसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।